हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि उत्तल लेंस के द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अलग अलग स्थितियों में रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया था। आज अवतल लेंस से दो स्थितियों में हमें देखना है। तो अवतल लेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक अपसारी लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, और यह क्या करता है कि आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। तो यदि हम वस्तु को अवतल लेंस के सामने इन्फिनिटी पे रखें, अनंत पे, तो यदि अवतल लेंस के सामने वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के हम समानांतर लेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो लाइट रेज आती हैं, हमने किरण आरेख के नियम में पढ़ा है कि वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इधर ये प्रकाश किरण कहीं से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये वाला पॉइंट, और फिर ये जो प्रकाश किरण ऐसे अपसरित होगा यहाँ से, तो यह यहीं से आता हुआ प्रतीत होगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर इमेज बनेगा किसका? तो जो वस्तु इन्फिनिटी पे होगा, जो वस्तु अनंत पे होगा, तो अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। तो अवतल लेंस में पहला पॉइंट यही है कि अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस F1 पर बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही हैं और अपवर्तन के बाद अपसरित हो गई, फैल गई, और इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यह बिंदु तो काल्पनिक है। यहाँ से तो काल्पनिक रूप से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह जो इमेज है, यह जो प्रतिबिंब है, क्या है? काल्पनिक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और ये एक पॉइंट साइज है, बिल्कुल ही बिंदुवत आकार का है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ इमेज, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, सीधा तथा आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवतल लेंस अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनाएगा और काल्पनिक होगा या सीधा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। अब हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? तो फिर से जो है हम लेंस बनाते हैं, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, और इस बार हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? तो देखिए, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, और वस्तु को इधर आप कहीं भी रख लीजिए, अनंत और लेंस के बीच में, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रख लीजिए। इमेज जो होगा वह लेंस और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। मान लीजिए कि यह लेंस है,
तो इसका इधर एक मुख्य फोकस होगा F1 और इसका एक इधर मुख्य फोकस होगा F2। तो यदि आप वस्तु को यहाँ रखते हैं F1 के बाहर, या F1 पे ही रखिए या F1 और लेंस के बीच में रखिए, कहीं भी रखिए, एक प्रकाश किरण आप प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाइए। तो जो प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाएंगी वो क्या होंगी, कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? वह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी और इस प्रकार से अपसरित हो जाएंगी। और एक प्रकाश किरण को आप सीधे प्रकाशीय केंद्र से लेकर चले जाइए, सीधे निकल जाती हैं बिना विचलित हुए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इस बिंदु का इमेज बन जाएगा। अब ऐसे ही इस पॉइंट का इमेज बनाइएगा तो इसके नीचे बनेगा, इस पॉइंट का इमेज बनेगा तो इसको और नीचे बनेगा, इस पॉइंट का इमेज बनेगा तो यहाँ बनेगा। तो ये जो हुआ, जहाँ से दो प्रकाश किरणें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, यह जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस वस्तु को आप यहाँ मुख्य फोकस पर रखिए या मुख्य फोकस और लेंस के बीच रख दीजिए, या इसे अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रखिए। जो दूसरी स्थिति है वो यही है कि अवतल लेंस के सामने आप अवतल लेंस और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु रखते हैं, उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस F1 और लेंस के बीच ही बनेगा। और यह प्रतिबिंब सीधा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, सिर्फ छोटा होगा। तो सीधा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा और काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो इन दो स्थितियों में अवतल लेंस से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो आप इसका जो लैंग्वेज है आप खुद से नोट कर सकते। मैं बोल दे रहा हूँ कि जब वस्तु को अनंत और लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण अवतल लेंस के मुख्य फोकस F1 और लेंस के बीच होता है। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इन सभी प्रश्न को हमें बनाने भी चाहिए। तो ज़रूरी है कि इस लेंस सूत्र को हम बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो चलिए प्रयास करते हैं कि लेंस सूत्र क्या है, इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे यह जो है एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की ये जो है प्रकाशीय केंद्र O है, यहाँ पे मुख्य फोकस F1 है, इधर का मुख्य फोकस यहाँ पे F2 है और ठीक उतनी ही दूरी पे यहाँ पे 2F1 है और यहाँ से ठीक उतनी ही दूरी पे 2F2 है। अब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है। और इसके इमेज को बनाते हैं रे डायग्राम का यूज करके। अब एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर इस लेंस पर आपतित कराते हैं। तो हमें पता है कि जो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है, उत्तल लेंस में, और एक प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेज देते। तो जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाएगा वो प्रकाश किरण तो सीधे निकल जाएगा, है कि नहीं? वह प्रकाश किरण क्या होगा? सीधे निकल जाएगा। तो यह प्रकाश किरण आके कहीं इधर प्रतिच्छेद करेगा। तो दोनों प्रकाश किरणें
अपवर्तन के बाद ये इस बिंदु पर आके मिल रही हैं, तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा। अब मान लीजिए कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो AB है और यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई A', B'। अगर आपको पहला वाला इमेज फॉर्मेशन याद हो तो जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, जरा बताइए। 2F2 और अनंत के बीच में होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच बना है। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या दिख रही है, वास्तविक है, उल्टा है और आकार में वस्तु से बड़ा है। ओके, तो अब जो है थोड़ी सी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये जो AB वस्तु है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर है उसे हम वस्तु दूरी कहेंगे। कोई वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर होगा उसे वस्तु दूरी कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे दिखाते हैं स्मॉल u से, छोटा u से। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पे प्रतिबिंब बना है उसे कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस, और उसे हम दिखाते हैं स्मॉल v से। ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होता है, प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होता है उसे कहते हैं फोकस दूरी स्मॉल f। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, ये फोकस दूरी हो गई। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f। तो ये तो हो गई अभी चित्र की बात। ये पूरा चित्र आपको यदि समझ में आ गया है तो लेंस सूत्र उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब थोड़ी सी समरूपता के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और उसके बाद जो है हम लेंस फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। समरूपता मैंने बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था दर्पण सूत्र, आपको याद होगा, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। तो वहाँ पे मैंने समरूपता के विषय में बताया था। खैर, मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स फिर से करना चाहूँगा कि ये क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, हमारे पास अगर दो ट्रायंगल है, देखिए एक मैंने छोटा बनाया और एक मैं बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, तो इसका तीनों कोण, जैसे ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। यदि इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाते हैं और उसके बीच में हम ऐसा एक सिंबल लगाते हैं, समरूप का यह चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि इसके जो तीनों भुजा की लंबाई है, इसके तीनों संगत भुजा की लंबाई के साथ समान अनुपात में होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इसकी लंबाई 2 और इसकी लंबाई ये 4 और इसका हमने रेशियो निकाला 2/4 और कट के कितना आया 1/2, तो अगर इनके एक एक भुजा का अनुपात 1/2 है तो दूसरे भुजा का भी जो अनुपात होगा वो भी 1/2 आएगा। तीसरे भुजा का लंबाई का जो अनुपात है वो भी 1/2 आएगा। तो इसके तीनों भुजा का जो लेंथ है ऊपर रख दीजिए और इसके तीनों भुजा का जो लेंथ है वो नीचे रख दीजिए। वो जो रेशियो आएगा तीनों सेम होगा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई x है, ये y है और ये z है, और ये p है, ये q है, ये r है। ठीक है, तो x/p जो आएगा वही आएगा y/q और वही वैल्यू आएगा z/r। देखिए मैंने बीच में बराबर लगा रखा है, जितना ये रेशियो होगा उतना ही ये, उतना ही ये समरूपता में। ट्रायंगल एक चैप्टर है मैथ्स में 10th में जो हमें पढ़ना है और बहुत गहराई से हम इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। यदि आप इसको समझना चाहते हैं
कि ये कैसे हो रहा है समरूपता के कॉन्सेप्ट को, तो इस चैनल पे त्रिभुज चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है समरूपता का वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो चाहे थेल्स थ्योरम हो या उसका कन्वर्ज हो या समरूपता हो या पाइथागोरस प्रमेय या उसका विलोम, इन सब का जो प्रूफ है ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। आप सर्च कर सकते हैं। मैं इस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी यदि आप चाहें तो क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लेंस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए इसकी जानकारी थोड़ी सी चाहिए। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, आकार मत देखिए कि एक छोटा एक बड़ा है, ये बराबर हो छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है। एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो ये तय है कि इसके तीनों भुजा का, इसके संगत तीनों भुजा का जो रेशियो निकालेंगे वो हर रेशियो सेम होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, संगत भुजा ध्यान रखना है। संगत भुजा का मतलब इतना है कि भाई अगर ये वाला कोण इसके बराबर था तो बराबर कोण के सामने का भुजा जो होगा वो संगत भुजा होगा। देखिए, अगर मैंने इसके सामने का z ले रखा है तो उसके ठीक नीचे इसके सामने का r होगा, z बटा r। ये वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने का भुजा यदि मैंने y लिया है तो इसके सामने का मैं q लूंगा, y बटा q। तो संगत भुजा और संगत कोण ये भी ध्यान रखने हैं। तो अब यदि आपको ये समरूपता समझ में आ गई हो तो अब जरा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है इंपॉर्टेंट, जिसे हमें सिमिलर दिखाने हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है भाई? तो दो त्रिभुज यहाँ पे हमें दिख रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी ओ, देखिए ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ओके। तथा एक त्रिभुज और है, कौन सा? ए डैश बी डैश ओ, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ए डैश बी डैश ओ। अब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं। देखिए कैसे? इसलिए है क्योंकि इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है। कैसे? ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है। आपने पढ़ा होगा सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो प्रकाश किरण है एक दूसरे को इसी प्रकार से काट रहे हैं और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो पहली चीज। दूसरी चीज कि ये वाला जो एंगल है वो इस पे ऊर्ध्वाधर अगर वस्तु खड़ा है तो ये 90 है और यहाँ भी ये क्या है, 90 है। तो ये वाला कोण इसके बराबर। अब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। तो भाई साहब ये जो तीसरा है ना, ये अपने आप बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो अब इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो गया। और अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि दो त्रिभुजों के तीन तीन कोण बराबर हो जाएं तो वो दोनों समरूप कहलाते हैं, और समरूप कहलाते हैं तो उनके संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं। मतलब अगर मैं ये वाला लंबाई लेता हूं ए बी, गौर कीजिएगा मैं कौन सा लेता हूं, अगर मैं लेता हूं ए बी तो इसका कौन सा लूंगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर कोण के सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ए बी तो इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए ओ बटा ए डैश ओ। देखिए ये जो लेंथ मैं ले रहा हूं इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का ए डैश ओ लूंगा, बराबर कोण के सामने की भुजा। एक और बच गया है बी ओ और इसका बी डैश ओ, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या मिला हमें, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ। इसे मानते हैं समीकरण 1, ठीक है, ओके। अब जो है एक और ट्रायंगल है जो हमें दिख रहा है, वो ट्रायंगल कौन सा है? देखिए वो ट्रायंगल है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला। इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिएगा। ये जो ट्रायंगल है ये वाला है। इसका मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ।
ए बी तो हम लोग रख चुके हैं, सी कहीं है या नहीं, तो सी रख सकते हैं या कुछ ऐसा रख लीजिए जो आपको याद रह सके। मैं आर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ROF2, देखिए यहाँ पे कैपिटल F2, मुख्य फोकस को दिखाने के लिए इस पॉइंट को F2 हमने लिया था। तो ROF2 मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर कीजिए, कौन सा ROF2, ये वाला ट्रायंगल। और एक और ट्रायंगल है जो आप इसके साथ सिमिलर हो जाएगा, A', B', F2। तो इसको कैसे लिखेंगे, B', A', सॉरी हाँ, B', A', F2। क्या लिखेंगे, B', A', F2, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा कोण बराबर है, थोड़ा देखिए। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, अच्छा ये वाला कोण इसके बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा यहां से यहां तक। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तीनों कोण बराबर होने के कारण। तो अब ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो इसके भी जो भुजा होंगे समानुपात में होंगे। तो अगर इसका RO लेते हैं, इस ट्रायंगल का RO लेते हैं, तो बताइए कि इस ट्रायंगल का कौन सा लेंगे। RO बटा क्या करना पड़ेगा, A', B', RO बटा A', B' करना होगा, नहीं करना होगा, बराबर। इसका यदि OF2 लेते हैं, OF2, तो इसका कौन सा लेना होगा, A', आप बिल्कुल आराम आराम से मिलाइए कि संगत हो रहा है या नहीं हो रहा है। संगत किसको कहते हैं, मैंने सब कुछ अभी बताया था। आप थोड़ा गौर करके आराम से सोचेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि RO बटा A', B' और OF2 बटा A', F2 समानुपात में होंगे। तो RO जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं AB से। इस AB को पकड़िए और यहां से ऐसे आइए, जितना AB है उतना ही RO है, क्योंकि यह प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आई थी। और समानांतर रेखाओं के बीच की जो लंबिक दूरी होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो चेंज नहीं होता। तो जितना AB होगा उतना ही RO होगा। तो RO को रिप्लेस करके आप AB रख सकते हैं। तो यहाँ जो हमने यहाँ फॉर्मेशन किया है RO, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, AB कर देते हैं और बटा A', B' बराबर OF2, बाकी सब सेम रहेगा, OF2 बटा A', F2। ये हुआ समीकरण 2। अब जरा समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। इसका LHS पकड़िए, AB बटा A', B' और यहाँ भी AB बटा A', B', LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा या नहीं। तो क्या हो जाएगा, AO बटा A', बराबर OF2 बटा A', F2। तो इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से AO बटा A' बराबर OF2 बटा A' F2। ये कहाँ से हुआ, समीकरण 1 और 2 से। कहाँ से हुआ, समीकरण 1 और 2 से। तो अब हमने AO बटा A' बराबर OF2 बटा A' F2 कर दिया। अब आप हमको बताइए कि AO क्या है। आपको मैं सारा सिंबलिफिकेशन कर दे रहा हूँ, आप इसको बात को गौर से पकड़िएगा कि जो AO है, A से लेकर O तक ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु दूरी U है, तो इसको हम U लिख सकते हैं। A' क्या है, A' से लेकर के O तक ये जो है प्रतिबिंब दूरी V है। देखिए गौर से, A' O यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी V है, पहले ही हमने दिखा चुका है। OF2 क्या है, O से लेके F2 ये क्या है, तो OF2 क्या है भाई, फोकस दूरी, स्मॉल f है, तो यहाँ स्मॉल f रख सकते हैं। A' F2 क्या है, A' F2 यहाँ ये वाला डिस्टेंस, तो भाई ये पूरा V है और ये f है, तो V में से f घटा लीजिएगा तो A' F2 मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा, यहाँ से तक मिल जाएगा, तो V माइनस f ये नीचे वाला हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो हमें ये डाटा प्राप्त हुआ है, इसका हम लाभ उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा U बटा V बराबर F बटा V माइनस F, ऐसा हो जाएगा।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, u से इधर गुना में आ जाएगा और ये f से इधर v में गुना में चला जाएगा। अब गुना करिए, ये u भी हो जाएगा माइनस uf हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा, होगा। ओके, अब दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, देखिए ये भाग देने का जो प्रोसेस है ये इसलिए है कि ये जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा आसान हो जाए और हमें याद करने में सुविधा होती है। किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी इक्वेशन को हम आसान बनाना चाहते हैं ताकि वो हमें याद रहे और उस पर हम प्रॉब्लम को जल्द से जल्द बना सकें, इसलिए हम उसको जिस तरीके से हो हम उसको आसान करते हैं। तो यहाँ पे यदि u भी में u भी f से भाग दे दिया जाए माइनस uf को भी u भी f से भाग दे दिया जाए और fv को भी u भी f से भाग दे दिया जाए तो सब कुछ सेम रहेगा। समान चीज़ से भाग देने पे दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ u भी से u भी कैंसिल होगा, uf से uf कटेगा, vf से यहाँ vf कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1/f बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, -1/v और यहाँ क्या बचेगा 1/u। यहाँ 1/f आप रहने दीजिए, 1/u यहाँ आ गया, ये 1/v माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में इसको आप यहाँ ला दीजिए, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी लगाइए, जो आपने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से। अब बताइए कि f निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो शायद आपको चित्र देखने की आवश्यकता है। f जो है वह किधर है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है, प्रकाशिक केंद्र से आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है, तो पॉजिटिव लेंगे तो f पॉजिटिव हो जाएगा। u कैसा लेंगे, यह आपतित प्रकाश किरण के विपरीत आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा, देखिए तब जाके हमें u मिलेगा, तो -u लेंगे। और जो प्रतिबिंब दूरी भी है या आपतित प्रकाश किरण की ही दिशा में जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक प्रकाशिक केंद्र से, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो f और v यहाँ पॉजिटिव होंगे और u क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 1/f ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, 1/u जो होगा वो माइनस में चला जाएगा और v जो है वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो 1/f, अब 1/v प्लस में है तो इसको पहले कर लेते हैं और ये माइनस में है तो इसको बाद में कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही है आपका लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साइन कन्वेंशन करने के बाद एक फॉर्मूला आया था जो क्या कहलाया था, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ माइनस है लेंस सूत्र में और यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ठीक है। तो 1/u यहाँ पे निगेटिव है, 1/u यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो प्रूफ करने का मैंने तरीका अपनाया, जो समरूपता का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, वो आप अपना करके दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। दोनों में समरूपता का कॉन्सेप्ट लगा के हम प्रूफ करते हैं। इसके अलावे भी और कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर, और तरीके हैं जिसके आधार पर आप साबित कर सकते हैं लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र को, लेकिन वो हायर क्लासेस में है तो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जो tan थीटा, साइन थीटा और थीटा तीनों सेम होते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है। खैर, मैंने आपके दिमाग में थोड़ा सा वो कीड़ा डालने के लिए कि आपके मन में कुछ ऐसी बेचैनी हो कि कुछ ना कुछ नया है आगे और अच्छा मिलेगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी जिक्र करता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी नए चीज़ का, ताकि आपके मन में चलता रहे कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहता है, कुछ ना कुछ नया दृष्टिकोण होता है, नए तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो प्लीज़ आप लेंस सूत्र को, दर्पण सूत्र को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसे प्रूफ करें और इसे याद अवश्य रखें, ठीक है। ओके।